हेलो नमस्कार गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सब। क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज की क्लास में हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहें। आज की क्लास से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वर्णमाला चैप्टर है, उससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे। तो जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द ये भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष से, संस्कृत है, संस्कृत के भाष शब्द से भाषा की उत्पत्ति है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वाक्य। वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ड या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड या ध्वनि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में जरूर ही पूछा जाता है, मतलब मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सीक्वेंस है वो जान लेते हैं। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि जैसे भाषा की सार्थक इकाई वाक्य को कहते हैं, ठीक वैसे ही तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य हो गई। ठीक है, वाक्य से छोटा क्या हो गया? वाक्य से छोटे हो गए उपवाक्य। वाक्य से छोटे उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई है वो है पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद या अक्षर। पद या अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई है वो है आपकी वर्ड या ध्वनि। वर्ड या ध्वनि। कभी कभी ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है। आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सबसे बड़ा वाक्य, वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध से छोटे पद या अक्षर होते हैं, और अक्षर से छोटे वर्ड या ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ड या ध्वनि है। अब एक और बात जान लेते हैं कि वर्ड या ध्वनि, मतलब ये भी प्रश्न उठता है कि वर्ड या ध्वनि, इनमें अंतर क्या होता है? देखिए, जो वर्ड है, अगर हम वर्ड को बोलेंगे तो किसी न किसी वॉइस यानी किसी न किसी ध्वनि का यूज करेंगे। तो वर्ड का जो मौखिक रूप है, वर्ड का मौखिक रूप, वर्ड का मौखिक रूप ध्वनि होगा, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ड होगा। मतलब ध्वनि है, अगर हम कोई चीज को, कोई शब्द बोलते हैं, कोई अक्षर बोलते हैं, तो उसके लिए हम जब हम उसे लिखेंगे तब हम वर्ड का यूज करेंगे। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ड होता है, और वर्ड का मौखिक रूप ध्वनि होता है। ठीक है, ये इनमें थोड़ा बेसिक सा अंतर है, जो उम्मीद करती हूँ अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब वर्णमाला के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबसे पहले जान लेते हैं वर्णमाला क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है?
वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह से मतलब है कि एक सीक्वेंस में सारे वर्ड लिखे होते हैं। जैसे आपका पहले आ आएगा, फिर आ, फिर ई, फिर ई, उ, ए, ऐ, इस टाइप के वर्ण, उसके बाद का, खा, गा, गा, टा, ठा, ता, था, ये आते हैं। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर हिंदी में हम देखें, हिंदी में लिखित रूप से देखा, हिंदी के अंतर्गत अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाए, हिंदी के अंतर्गत उच्चारण के आधार पर, हिंदी के अंतर्गत उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में जो टोटल वर्ड हैं, टोटल अक्षर हैं, वो कितने हैं? 45, जिसमें से आपके 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तब, अगर लिखित रूप में देखें तो इसमें 52 वर्ड हैं। कितने? 52 वर्ड हैं। 52 वर्ड में 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त एंड 2 मतलब ड और ढ, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ये शामिल हैं। तो उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। लिखित रूप में 52 वर्ण हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और ड और ढ। इस तरीके से कुल टोटल कितने वर्ड हैं? लिखित रूप में 52 वर्ड हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वर, मतलब वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन, 2 भागों में वर्णमाला को डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर यानी वॉवेल्स। स्वर किसे कहते हैं? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या जिन वर्णों का निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर कहलाते हैं। इन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या है वो 13 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 13। लेकिन अगर हम स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें, किसकी? उच्चारण की दृष्टि से देखें तो स्वरों की संख्या 10 ही है। और वो 10 स्वर कौन कौन से? जैसे हमें 13 स्वर पता है कि हिंदी के अंतर्गत टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, 13 स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, अंग और है एंड एक ऋ और होता है। ठीक है, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये संख्या मानी गई आपके हिंदी के अंदर कि टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन जब हमसे ये पूछा जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या है 10, क्योंकि इनमें ये 3 स्वर ऐड नहीं किए गए हैं। ये बेसिकली ये वाले स्वर हैं, ये उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं माने गए हैं क्योंकि इन्हें अयोग वाक् कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाक् कहते हैं। अयोग वाक् क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इनका न तो स्वरों में, मतलब इनका जो प्रयोग है, इनका जो निर्माण है, एक तरीके से कह सकते हैं जैसे व्यंजन स्वर के मेल से बनते हैं, तो ये न तो स्वर से बने हैं और न व्यंजन से बने हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद जान लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 7 टाइप से हुआ है, 7 प्रकार से। पहला है
मात्रा या उच्चारण के आधार पर, पहला वर्गीकरण है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला वर्गीकरण, इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है विलुप्त स्वर। तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 3 है, 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। अब इनके अंतर्गत कुछ डिटेल में जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की एक तो इजी डेफिनेशन ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई और उ, अ, ई और उ, ये 3 स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर माना गया है। इन्हीं स्वरों को मूल स्वर की संज्ञा भी दी गई है, मूल स्वर की संज्ञा भी दी गई है। यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी के अंतर्गत मूल स्वरों की संख्या 3 है और वो मूल स्वर हैं अ, ई, उ। क्योंकि अगर हम दीर्घ की बात करेंगे तो जो दीर्घ स्वर हैं वो मूल स्वर से मिलकर ही बनेंगे, इसीलिए मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 3 मानी गई है, अ, ई और उ। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में कितने? 2 मात्रा का समय लगता है। और इसके अंतर्गत जैसे आपका आ हो गया, ई हो गया और उ। दीर्घ स्वर में भी 3 ही स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर में भी 3 ही स्वर आते हैं। वैसे बेसिकली ए, ऐ, ओ, औ भी इसी में आ जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर, संयुक्त हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे, इसलिए आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर मानेंगे। विलुप्त स्वर की बात करें तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब ह्रस्व और दीर्घ में जितना समय लगता है उससे ज्यादा विलुप्त में लगता है। जैसे एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ओम, ओम शब्द, ये इस टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है जीव के आधार पर वर्गीकरण। अगला टाइप क्या है? स्वरों का जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा टाइप है जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी 3 टाइप से है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। पहला अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा है पश्च भाग। अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का पार्ट काम करता है, मतलब जो जीभ है उसका आगे का जो हिस्सा काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, उसे अग्रभाग, अग्रभाग या अग्रस्वर कहते हैं। सॉरी, यहाँ स्वर लिखना सही होगा, अग्रस्वर, उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं, जिसमें जीभ का आगे का भाग काम करे। जैसे ए, ई और ए, ऐ, ये 4 हैं, ये अग्रस्वर माने गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर नहीं है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के गलत होते हैं कि नेगेटिव पूछ लिए जाते हैं, आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा और टिक किए आगे बढ़ गए, लेकिन उसमें पूछा कुछ और ही जाता है, आंसर कुछ और देके आ जाते हैं। तो अग्रस्वर पूछे जाए तो अग्रस्वरों की संख्या 4 है, ए, ई और ए, ऐ। मध्य स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हो, मध्य भाग का मिडिल पार्ट का प्रयोग हो, वो मध्य स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत केवल एक ही वर्ड आता है, वो है आ। पश्च स्वर की बात करें तो जीभ के, मतलब जिस वर्ड के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर के अंतर्गत आपका आ, ओ, औ और अ, ये वर्ड आपके किसके अंतर्गत आएंगे? पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वर्गीकरण वो है मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तीसरा टाइप है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। खुलने के आधार पर ये शायद आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं ये करा रही हूँ। मुख द्वार है मुख विवर खुलने के आधार पर, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला विव्रत, पहला विव्रत जिसे हम इंग्लिश में ओपन कहते हैं। दूसरा अर्धविव्रत, दूसरा कौन सा है? अर्धविव्रत जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में हाफ ओपन, हाफ ओपन। तीसरा है संव्रत जिसे हम कहेंगे क्लोज, और लास्ट है वो है अर्धसंव्रत जिसे कहेंगे हम हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। ये 4 टाइप से मुख द्वार और मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर विभाजित हैं। विव्रत ओपन, अर्धविव्रत हाफ ओपन, संव्रत क्लोज एंड अर्धसंव्रत हाफ क्लोज। बात करें विव्रत की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, मतलब कंप्लीटली मुंह ओपन हो जाता है, उसे हम विव्रत या ओपन स्वर कहते हैं, विव्रत स्वर कहते हैं। और इसमें केवल एक ही वर्ड आता है, वो है आ। क्योंकि जब आप आ बोलते हैं ना, आ, तो पूरा मुंह फटता है, ये विव्रत के अंतर्गत आएगा। अगर बात करें अर्धविव्रत की, किसकी? अर्धविव्रत की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुले, हाफ ओपन का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुले उसे अर्धविव्रत कहेंगे। और अर्धविव्रत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? अर्धविव्रत के अंतर्गत आएंगे अ, ए, मतलब अ, ऐ, औ, ठीक है, ये अर्धविव्रत के अंतर्गत आएंगे। ये 4 वर्ण हैं जो अर्धविव्रत या हाफ ओपन के अंतर्गत आने वाले हैं। संव्रत ये क्लोज होते हैं, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरी तरह से बंद होता है, क्लोज होता है, वो संव्रत कहलाते हैं। और संव्रत स्वर कौन से होते हैं? ई और उ। हम मतलब बेसिकली जैसे बोलते हैं ना, ई उ, कहीं मुंह खुला, बिल्कुल बंदी तो है, हम बंद मुंह से भी बोल सकते हैं, जैसे ई उ, तो इसमें मुंह नहीं खुलता है, तो ये संव्रत स्वर कहलाएंगे। संव्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह बिल्कुल नहीं खुलता है, कंप्लीटली क्लोज रहता है, वो कौन से कहलाते हैं? संव्रत स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं असंव्रत, तो जिसमें मुंह कम बंद रहता है, हाफ क्लोज का मतलब है जिसमें मुंह कम बंद रहता है। इसके अंतर्गत आते हैं ए और ओ, छोटी ए और छोटा ओ, ये 2 वर्ड आते हैं। ये मैं इसलिए करा रही हूँ कि कभी कभी आपसे इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि विव्रत के अंतर्गत कौन सा वर्ड आता है, अर्धविव्रत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, संव्रत के अंतर्गत, अर्धसंव्रत के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है। तो ये 4 प्रकार से किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओष्ठाकृति के आधार पर, किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। चौथा वर्गीकरण है आपका, चौथा वर्गीकरण है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, इसके आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अव्रतमुखी, एक कौन से होते हैं? अव्रतमुखी, और दूसरे होते हैं विव्रतमुखी, विव्रतमुखी। अव्रतमुखी का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपके ओठ गोला आकृति में ना हो। अव्रतमुखी का मतलब है, अ का मतलब है ना, व्रत का मतलब है गोल, मुखी मतलब मुख से बोलें। जब आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, उस टाइम बोलते समय अगर आपके ओठ गोलाकार नहीं होते हैं तो वो अव्रतमुखी वर्ड कहलाएंगे, अव्रतमुखी स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अ, आ, ई, ई और ओ,
सॉरी औ और औ। इसमें सॉरी 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 ई और ए आई, ये वर्ड आएंगे इसके अंतर्गत अवृतमुखी, क्योंकि इनमें इन वर्डों को बोलने में जैसे अ आ ई ए आई, कोई ओठ गोलाकार हुए, व्रतमुखी हुए नहीं हुए, तो ये कैसे हैं अव्रतमुखी। विव्रतमुखी कौन से होते हैं, या व्रतमुखी, या व्रतमुखी लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। व्रतमुखी कौन से होते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की आकृति गोलाकार हो जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की आकृति गोलाकार हो जाए वे व्रतमुखी कहलाते हैं। जैसे उ ओ औ और अ, ओ औ। तो जब जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोला आकृति में आ जाएं वो कैसे कहलाएंगे, व्रतमुखी। नेक्स्ट टाइप है नाक एवं मुंह से निकलने वाली सांस के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नाक एवं मुंह से, पांचवा वर्गीकरण है नाक एवं मुंह से निकलने वाली श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये भी दो टाइप से हैं, एक होते हैं आपके निरनुनासिक, निरनुनासिक या मौखिक बोले हैं क्योंकि सिर्फ मुख से बोले जाते हैं, और एक होते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक और अनुनासिक, निरनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से निकले, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से निकले वो कैसे कहलाएंगे, आपके निरनुनासिक या मौखिक कहलाएंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले वो आपके अनुनासिक कहलाएंगे। जितने भी मतलब अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं वो आपके सारे अनुनासिक होते हैं, ठीक है, बाकी के आपके निरनुनासिक होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्गीकरण है वो है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, घोषत्व का मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कंपन हो, वाइब्रेशन हो, वो क्या कहलाते हैं, घोषत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोषत्व कहलाते हैं। तो जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वे क्या हैं, वे सघोष हैं। सघोष मतलब सघोष, सघोष कोई क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। इसके बारे में जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि घोषत्व के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो घोष अघोष में किया गया है। तो जितने भी स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राण के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर 7 टाइप है, लास्ट टाइप है ये स्वर का। प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो इसके प्राणत्व के आधार पर दो होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो जितने भी आपके स्वर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं क्या कहलाते हैं, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण, प्राणत्व के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, मुंह से कम हवा निकले तो वो अल्प प्राण होंगे, और अगर मुंह से ज्यादा हवा निकलती है बोलने में तो महाप्राण होंगे। बाकी महाप्राण के बारे में और अघोष और सघोष के बारे में हम व्यंजन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।